इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि हमें √5 को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। अगर √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसे उल्टा मानेंगे, यानी कि √5 को हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो इसे लिखें, या लिखें मान √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि हमने उल्टा मान लिया। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो होती है परिमेय संख्या। यानी कि √5 को अब हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखे √5 बराबर ये हो जाएगा p/q, क्योंकि हमने मान लिया है √5 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ब्रैकेट में लिखेंगे जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। p और q सहअभाज्य संख्या है। यानी p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है p और q दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल एक होगा। जिन संख्याओं का कॉमन गुणनखंड केवल एक होता है वो होती है सहअभाज्य संख्या। तो p और q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यह लिख दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी है √5। तो यहाँ लिखे हैं √5 का वर्ग बराबर, दूसरी साइड है p/q, इनका भी कर देंगे वर्ग। अब √5 का वर्ग क्या होगा? इस वर्ग से ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, यानी हो जाएगा 5 बराबर p का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p वर्ग और q का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा q वर्ग। अब इसके नीचे एक मान के अब हम करेंगे कैंची का गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। p स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 5 का गुणा करेंगे q स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 5 q स्क्वायर। अब इस 5 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो चला जाएगा डिवाइड, यानी ये हो जाएगा p स्क्वायर बट्टे 5 बराबर है q स्क्वायर। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे कि p स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है। अगर p स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है तो p में भी 5 का भाग चला जाएगा, यानी इसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित है। यहां लिखें चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि p स्क्वायर में 5 का भाग चला जाता है तो p में भी 5 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि p का एक गुणनखंड 5 भी है। इसे करें आगे यहाँ करें, यानी कि p का एक गुणनखंड 5 भी होगा। क्या लिखते हैं? अतः p का एक गुणनखंड 5 भी है, यानी कि p का गुणनखंड क्या है? 5 भी है। अब हम क्या करेंगे? अगर p का गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब इस 5 का भाग p में चला जाता है। ये हमने लिखा हुआ है कि p, यानी कि p है 5 से विभाजित है। यहाँ पर
यानी 5 का भाग पी स्क्वायर में जाता है और पी में भी जाता है, तो पी की जगह पे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो 5 से विभाजित हो, क्योंकि 5 का भाग पी में चला जाता है। तो ये हम मान सकते हैं, यानी यहाँ लिखे फिर माना P बराबर 5R है। हमने P का मान क्या मान लिया? 5R मान लिया। क्यों? क्योंकि जो 5 का भाग P में चला जाता है, तभी तो 5 का भाग P में जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो जो P का मान हमने 5R माना है उसे रखेंगे समीकरण 1 में, यानी यहाँ लिखें P का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है पी स्क्वायर बट्टे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिखे पी स्क्वायर बट्टे में है 5 बराबर है क्यू स्क्वायर। अब पी की जगह पे क्या रखेंगे? 5R। तो यहाँ लिखेंगे 5R का स्क्वायर, पी का स्क्वायर है तो 5R का स्क्वायर बट्टे 5 बराबर है क्यू स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? ये हो जाएगा 25 और R का स्क्वायर R स्क्वायर बट्टे में 5 बराबर है क्यू स्क्वायर। अब 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी कि 5R का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब 5 को हम भेज देंगे दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर बट्टे 5, ये हो गया 5। इसका मतलब है कि 5 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जाता है। अगर 5 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जाता है तो 5 का भाग क्यू में भी जाएगा। तो यहाँ लिख दें चूंकि क्यू स्क्वायर विभाजित है 5 से, यहाँ लिखें क्यू स्क्वायर विभाजित है विभाजित है किससे? 5 से, यानी कि क्यू स्क्वायर विभाजित है 5 से तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिखे इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि क्यू में भी 5 का भाग चला जाएगा। अगर क्यू में 5 का भाग चला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू का एक गुणनखंड 5 भी है। यहाँ कर दें आगे, यहाँ कर दें यहाँ, यदि यहाँ कर दें अतः जो Q है उसका गुणनखंड 5 भी होगा, जैसे यहाँ P का गुणनखंड 5 भी था। तो यहाँ लिख दें अतः Q का एक गुणनखंड 5 भी होगा, यानी कि P का एक गुणनखंड 5 है और Q का एक गुणनखंड 5 है, यानी कि P में और Q में दोनों में गुणनखंड है वो 5 है, जो कि कॉमन है। जबकि हमने यहाँ दिखाया था कि एक सहभाज्य संख्या है, जो कि हमारा मानना गलत है, क्योंकि P और Q का एक अलग गुणनखंड 5 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मान गलत है। अंडर 5 परमेय संख्या नहीं है। कैसी है? अपरमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, यानी कि हमने गलत माना है कि अंडर 5 है वो एक परमेय संख्या है। कैसी है? अंडर 5 एक अपरमेय संख्या होगी। अंडर 5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अंडर 5 एक अपरिमेय, कैसी? अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध हो गया है कि अंडर 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।